हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस के जो मध्य निषेध का एग्ज़ाम हुआ था 14/5/2023 का, उसी क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब आप लोगों का प्रीवियस क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गया है। ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस करा चुके हैं। उसको अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 14/5/2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, और जो लोग नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग को आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी चैनल पर चल रहा है, जो एग्ज़ाम आने वाला है बिहार पुलिस या फिर बिहार एसआई का या फिर बीएसएससी का इंटर लेवल वाला। तो सभी का आप लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है चैनल पर, तो चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का 80% हो जाता है, तो उसी संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। देखिए इसमें पहला ही क्वेश्चन मैथ का दे दिया, तो इसको भी हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन है जब किसी संख्या में 35% घटाया जाता है तो घटकर खुद का 80% हो जाता है, तो उसी संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन समझिए। तो 80% है तो इसमें कितना बचा है, 20% बचा है। तो 20% बचा है, तो प्रश्न के अनुसार हम लोग देखते हैं। प्रश्न के अनुसार तो इसमें देखिए 20% का कितना हो जाएगा, 20% इक्वल टू कितना है 35 घटाया जाता है तो 35 है इसमें, और संख्या कितना हो जाएगा पूरा मिला देंगे तो संख्या हो जाएगा इसमें 100%। 20 80 100 हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। इक्वल टू देखिए 35 तो पहले है, उसके बाद साथ में कितना दिया गया इसमें 35, तो 100 में से घटाया जाएगा 80, तो 20 बचेगा। तो 20 इंटू 100, तो 20% का कितना हुआ 20/100 होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए, और इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा 175 आएगा। कितना आएगा 175। तो संख्या 100% का वैल्यू निकल गया 175। अगला देखते हैं संख्या 4/5 भाग का। किसका संख्या 4/5 भाग का हम लोग निकाल लेते हैं। तो चूंकि संख्या का 4/5 भाग, तो ये कितना हो जाएगा, पहले कितना लिख रहा था 175 निकला था, तो 175 इंटू 4/5 भाग। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा 140 आएगा। कितना आएगा 140। तो इसमें देखिए ऑप्शन में है कि नहीं 140, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर लिए। इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला, एक जोकर ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु आकार का टोपी पहना है, तो टोपी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें है शंकु आकार का एक टोपी पहना है, तो शंकु आकार का टोपी का त्रिज्या कितना दिया गया है, तो इसमें 7 दिया गया। ऑलरेडी कितना दिया गया है 7 दिया गया है, और ऊंचाई कितना दिया गया 15 सेंटीमीटर। तो दो चीज़ दिया गया है। तो हम लोग का टोपी का आयतन यानी शंकु का आयतन का फॉर्मूला सिंपली रख देना है, और उस पर कैलकुलेशन कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। टोपी का आयतन, टोपी का आयतन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई r² h। सिंपली इस पर वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू देखिए 1/3 रखा गया है, और पाई का मान होता है 22/7। 22/7 रख लेंगे। साथ में देखिए r², तो r कितना दिया गया है त्रिज्या 7 दिया गया है, तो r का स्क्वायर है तो यानी 2 बार, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। और इंटू कितना दिया गया है हाइट 15 दिया गया है। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आएगा इसका 770 सेंटीमीटर आएगा। 770 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो देखिए ऑप्शन में है कि नहीं 770 सेंटीमीटर क्यूब।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। यदि x प्लस 1/x=2 है तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो कितना दिया गया इसमें? पहले x+1/x=2 दिया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे है इसमें x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान ज्ञात करना है। तो मान हम लोग ज्ञात करते हैं, x को हम लोग कुछ मान लेंगे तब ये बनेगा। x हम लोग मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं? x का मान 1 मान लेते हैं हम लोग। ऐसा आसान रहेगा, आसानी से बन जाएगा, चूँकि x=1 ये हम लोग माने हैं। तो देखिए इस पर सिंपली रख दीजिए, x का पावर 4 है तो ये हो जाएगा 1⁴ इस प्लस 1/1⁴। तो 1⁴ कीजिएगा तो 1 ही आएगा, प्लस ये कीजिएगा, ये 1/1⁴ कीजिएगा तो 1/1 ही आएगा। तो 1/1 कटेगा तो ये 1 बचेगा, तो ये बचे जाएगा, तो 1 1 2 हो गया। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 2 है कि नहीं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 है, तो उस मिश्रण में पानी की मात्रा है। पानी की मात्रा कितना है वही पूछ रहा है। तो पानी का मात्रा बराबर सिंपली निकाल लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। पानी का मात्रा कितना हो जाएगा? 20 बटा पानी का अनुपात ये दिया गया है 3:1 दिया गया है। तो इसको हम लोग निकालते हैं पानी का मात्रा। पानी का मात्रा, तो पानी का मात्रा बराबर हो जाएगा 20 तो ऑलरेडी दिया गया है, बटा 4 × 1 ये हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 5 लीटर। कितना आएगा? 5 लीटर आएगा। तो ऑप्शन में देखिए 5 लीटर है कि नहीं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंस में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। बताइए होते हैं, तो ये होते हैं, याद कर लीजिए, अवतल एवं उत्तल दोनों होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो बी हो जाएगा। इसका याद रखिएगा। इसमें आप लोग को कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? कौन भाग नहीं है? तो इसमें बिखरना भाग नहीं है। कौन? तो बिखरना भाग नहीं है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? इसमें देखना है समान त्वरण का उदाहरण देखना है। तो देखिए त्वरण का उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए एंड बी दोनों, एक मुक्त किरण वाले वस्तु की गति, ये भी सही है, और एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, त्वरण का एसआई मात्रक पूछ देगा। क्या पूछेगा? त्वरण का एसआई मात्रक, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ये किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 9 नंबर, 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाले 3 रेजिस्टेंसों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है, तो किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं फिगर, और इसको हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं। तो इसको फिगर बना लेते हैं। फिगर कुछ इस तरह होगा, समबाहु त्रिभुज पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, ये फिगर हो जाएगा। फिगर देखिए कुछ इस तरह रहेगा और इस तरह रहेगा।
ये फिगर हो गया। इसमें कितना दिए गए हैं, सभी 4 ओम दिए गए हैं, 4 ओम दिए गए हैं, ये भी 4 ओम है और ये भी 4 ओम है। इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी, तो इसका हम लोग नाम दे दिए। तो ये फिगर हो गया, फिगर देख लीजिए। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो पहले हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग पहले सीरीज वाले को जोड़ लेते हैं। तो सीरीज वाले को सिंपली जोड़ा जाता है, तो सीरीज वाला कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पैरेलल को जोड़ लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, तो इसका एक और फिगर बनेगा। पहले सीरीज को जोड़ लेंगे तो उसके बाद पैरेलल वाला बना लेंगे। सीरीज हम लोग जोड़ लिए हैं, 8 आया है। अब पैरेलल को बनाते हैं R1, ये हो जाएगा 4 ओम, इतना दिया गया है। इसका नाम देखिए AB, ये इतना है। अब इसका हम लोग सिंपली निकाल लेते हैं। तो ये हम लोग पहले का निकाल लेते हैं। R इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 ओम हो जाएगा, 8 ओम। उसके बाद सीरीज वाला निकाल लेते हैं, सीरीज वाला। तो अगला देखिए 1 प्रभावी प्रतिरोध, तो 1/R1 हो जाएगा, 1/R1, तो ये हो जाएगा 1/4। तो एक 1/4 आ गया। उसके बाद इसको आगे करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/8 पहले निकाले थे। उसके बाद 1 प्लस 1/4, उसको 1 मान लेंगे हम लोग 8 के। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3/8 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए 3/8 ओम है कि नहीं, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 10 नंबर। ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति में चलती है, बताइए। ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है, किसमें चलती है? तो सबसे ज़्यादा चलती है ठोस में। किसमें चलती है, ठोस में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। इसमें अगर और पूछेगा क्वेश्चन तो देखिए, ध्वनि तरंग की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उसके बाद उसके कम किस में होती है, तो उसके बाद होती है, पहले ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। तो इसको आप लोग सीरीज को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला इसमें पॉइंट देखिए, ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी चाल तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, परंतु इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। इसमें कुछ देखिए, कुछ टॉपिक दिया गया है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल कितना होता है। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, माध्यम में और ध्वनि की चाल है, तो एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल कितना होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा 6420 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। लोहा यानी Fe में कितना होता है, तो Fe में होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड। अगला पूछेगा वायु में कितना होता है, तो वायु में होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला पूछेगा जल में पूछ देगा, तो जल में पूछेगा तो ये हो जाएगा 1483 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर हम और कुछ देर बता देते हैं, कांच में हो जाएगा 5640 मीटर पर सेकेंड, और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगा 260 मीटर पर सेकेंड। ये सब याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें एल्युमिनियम में होता है, किसमें, एल्युमिनियम में। इसको आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आर्यों का मूल निवास कहाँ था, बताइए। आर्यों का मूल निवास कहाँ था, तो आर्यों का मूल निवास था एशिया माइनर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एशिया माइनर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा, आर्यों का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ अथवा ज्ञानी। अगला पॉइंट देखिए, इसमें आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता का विकास किया गया था, आर्यों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे माना जाता था, बताइए किसे माना जाता था। तो ये माना जाता था दादा भाई नौरोजी को। किसको, दादा भाई नौरोजी को। इसको याद रखिए, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा।
यहाँ से कुछ और टॉपिक बनेगा। देखिए, प्रमुख व्यक्ति और उसके उपनाम को याद रखिएगा। कालिदास का उपनाम क्या हो जाएगा? तो भारत का शेक्सपियर। चाणक्य का हो जाएगा भारत का मैकियावेली इसको कहते हैं। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। सैयद बंधु को भारतीय इतिहास के निर्माता कहते हैं। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र कहते हैं। और गांधी जी को बापू या फिर राष्ट्रपिता कहते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव या फिर कवि गुरु कहते हैं। तो ये सभी याद रखिएगा, सभी उपनाम में एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कुछ हम लोग समझ लेते हैं कि किसने शुरू किया था, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो गांधी जी ने किया था। यह स्थान ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था साबरमती, गुजरात में हुआ था। इसका अन्य नाम है नमक सत्याग्रह या फिर दांडी यात्रा। इसी का और नाम भी है नमक सत्याग्रह या फिर दांडी यात्रा। और ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था, याद रखिए, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किया गया था। और इसके सदस्य कितने थे? तो पहले 78 थे और साथ एक गांधी जी थे। तो सब मिलाकर कितना हो जाएगा? ये 79 हो जाएगा। तो ये सभी याद रखिएगा। और अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन देखना है इसमें से सही कौन है। तो सही इसमें हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने की तैयारी थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसमें कुछ और पॉइंट बनेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत वास्तविक रूप से 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। माने इसका सही है कि 6 अप्रैल को ही शुरू हो गया था, लेकिन इसको शुरू करने का डेट दे दिया गया है 12 मार्च। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन, इसमें कुछ और पॉइंट है, याद कर लीजिए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने की तैयारी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। इसका डेट बता दिए हैं, 5 मार्च 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो इसको याद रखिए, किस देवता को तो मिला था? तो प्रजापति। किसको मिला था? तो प्रजापति को मिला था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि आकाश का देवता किसे कहते हैं। तो सूर्य, वरुण, अग्नि। और पृथ्वी के देवता अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायु। ये सभी याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन है 15 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो अध्यक्षता की थी भूमेश चंद्र बनर्जी। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इससे कुछ और देखिए समझते हैं हम लोग। इसका गवर्नर कौन था? तो गवर्नर इसमें था डॉल्फिन। संस्थापक कौन था? M.O. ह्यूम। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में। 1885 में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ देगा तो क्या करेंगे? तो बदरुद्दीन तैयबाजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूल। तो ये सभी तीनों जो बताए हैं उसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। अगला इसमें और पूछेगा कि कांग्रेस प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष तो बता दिए कि ये भूमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका स्थान कहाँ था? तो मुंबई था, मुंबई। और वर्ष क्या था इसका? तो 1885 था। ये तो जब बता दिए। इसमें आप लोग को 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो बताइए कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए पहला ही सुमेलित नहीं है। अलाई दरवाज़ा, ये कांग्रेस के बारे में कथन है और ये व्यक्ति है। तो अलाई दरवाज़ा, बताइए अलाई दरवाज़ा ये सही है कि नहीं। तो ये सही है। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो ये
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। तो ये सही है, इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। ये जमात खाना मस्जिद ये किसने बनवाया था? तो जमात खाना मस्जिद ये बलवंत द्वारा नहीं बनाया गया था, बलवंत द्वारा नहीं बनाया गया था। तो ये गलत है। क्या है? तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था, ये सही है। और हिसार किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ये भी सही है। तो इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियार के बिना गृह युद्ध है? बताइए किसने कहा? किसने कहा? तो ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इससे कुछ कथन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको याद कर लीजिए। कांग्रेस के बारे में कुछ कथन है और व्यक्ति हैं। तो कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध ये किसने कहा था? तो ये सैयद अहमद ने कहा था, ये सही है। उसके बाद कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, ये किसने बोला था? तो अरविंद घोष ने बोला था। किसने बोला था? अरविंद घोष ने बोला था। अगला इसमें कथन कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं, किसने बोला था? तो ये बोले थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोले थे। अगला है कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा है, ये किसने बोला था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने बोला था। अगला है कांग्रेस सम्मेलन में वर्ष में एक बार टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो ये बोले थे बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये सभी जितने भी पॉइंट बोले हैं उसको याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछेगा। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है, बताइए कर दिया गया है। वाटरलू एक युद्ध है, इसको याद रखिए। करेक्ट आंसर बी। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बस ये कब शुरू किया गया था? तो ये 18 जून 1815 में शुरू किया गया था, इसको याद रखिएगा। इसमें युद्ध में कौन कौन भाग लिए थे? तो फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन, उसके बाद रूस से भी हुआ और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी इत्यादि से सभी से हुआ है। इसका परिणाम क्या हुआ? तो नेपोलियन फ्रांस की हार हुई। उसके बाद इस युद्ध में नेपोलियन को हेलेना के कैद कर लिया गया और जहां 6 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सभी याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा इससे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनानोमिज ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए ये सभी फिक्स टॉपिक है, एनानोमिज सिनोनिम्स क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंट का एनानोमिज बताना है। तो फ्रीक्वेंट का एनानोमिज क्या होगा? तो फ्रीक्वेंट का पहले हिंदी समझ लीजिए, इसका होता है फ्रीक्वेंट का हिंदी होता है अक्सर या फिर बारंबार। तो इसका बताइए क्या होगा एनानोमिज? तो इसका एनानोमिज हो जाएगा ओकेशनल हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ओकेशनल का इसका अर्थ हो जाएगा संयोग से। क्या हो जाएगा? संयोग से। फॉलो का हिंदी पूछेगा तो इसका हो जाएगा अनुसरण करना। रेगुलर का यानी नियमित, ये तो आप लोग पता होगा, रेगुलर होगा। यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ रिफ्यूज, तो रिफ्यूज का अर्थ हो जाएगा अस्वीकृत करना। ये सभी याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें चूज करना है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी सही इसमें कौन है, बताइए सही कौन है? तो इसमें दूसरा सही है, दूसरा टेम्परेमेंट हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन अंडर द सेंटेंसेस। इसमें प्रीपोजिशन आप लोग को फिल करना है, जो सुटेबल होगा वही फिल करना है। क्वेश्चन देखिए, नथिंग कैन डिटर हिम डैश डैश परसुइंग हिज एम और लाइफ। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा फ्रॉम। क्या हो जाएगा? फ्रॉम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, फ्रॉम हो जाएगा। फ्रॉम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द
इसमें भी प्रीपोजिशन फिल करना है। फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंस। तो इसमें क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर डिस्टेंसेड डैश द सजेशन ही मेड। इसमें बताइए कौन सुटेबल है इसमें प्रीपोजिशन। तो इसमें सुटेबल है फ्रॉम, इसमें भी फ्रॉम लगेगा। फ्रॉम का अर्थ होता है से, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कूज द वर्ड विच कैन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन पैरस। क्वेश्चन है चेंज ऑफ अपीयरेंस टू डिवाइस और हाइड द आइडेंटिटी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क्यूज। क्या हो जाएगा, डिस्क्यूज हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेशंस सेलेक्ट द वन इज एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंसेस इन पैसिव और एक्टिव वॉइस होना चाहिए। यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन है देखिए लुक दे हैव पेंटेड द डोर। इसको चेंज करना है पैसिव और एक्टिव में। देखिए इसमें कौन सही है। तो इसमें सही है देखिए इसका सही है 24 का। देखिए तो सी नंबर सही है। लुक द डोर हैज़ बीन पेंटेड। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स बताना है इसका। ये सभी फिक्स टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये सभी याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एस्टीमेट का सिनोनिम्स बताना है। एस्टीमेट का हिंदी होता है अनुमान लगाना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका एक्सेस। क्या हो जाएगा, एक्सेस नहीं होगा, एसेस हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसका हिंदी होता है आकलन करना। और देखिए इसका हिंदी आकलन करना, और इसका पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बिलीव का हो जाएगा विश्वास करना है, आप लोगों को पता होगा। सॉल्व का यानी हल करना, सॉल्व यानी हल। डिस्कवर का बताइए क्या होगा, डिस्कवर। तो डिस्कवर का अर्थ हो जाएगा खोज। तो ये सभी याद रखिएगा सभी का हिंदी। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम चाइल्ड्स प्ले। बताइए इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग बताना है तो मीनिंग इसका हो जाएगा मीनिंग इसका हो जाएगा, इसका हिंदी समझिए क्या हो जाएगा, बच्चों का खेल। इसका बताना है, अर्थ बताना है इसका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समथिंग दैट इज वेरी इजी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ लिखा है। इसमें देखना है कौन से कवि जो लक्ष्मण ग्रंथ ने लिखा है। तो देखिए कौन लिखा है, तो बिहारी लिखा है। कौन लिखा है, बिहारी। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। इसमें देखना है शुद्ध बर्तनी कौन है। तो शुद्ध बर्तनी हो जाएगा इसमें फुर्तीला। क्या हो जाएगा, फुर्तीला हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर निर्देश है प्रश्न में दिए गए वाक्य के प्रथम और अंतिम अंशों के 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर यह लव की संज्ञा दी गई है। तो ये चारों भाग अव्यवस्थित हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िए और दिए गए विकल्प में उचित क्रम चुनिए। क्वेश्चन है देखिए पहला इसमें मरुभूमि स्थान की प्रत्येक स्थली पर। इसमें बताइए क्या हो जाएगा, इसमें बताइए 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 29 का डी हो जाएगा, यानी वह हो जाएगा वहाँ के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी वह। अगला क्वेश्चन देखिए डी हो जाएगा, यानी वर लव। अगला क्वेश्चन है रात्रि का पर्याय नहीं है। इनमें से देखना है कौन रात्रि का पर्याय नहीं है। तो देखिए कौन कौन से नहीं हो जाएंगे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का। देखिए सजनी। क्या हो जाएगा, सजनी। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा।
अगर पूछ देगा रात्रि का परासी शब्द कौन कौन है, तो याद रखिएगा रात्रि का परासी शब्द हो जाएगा रजनी हो जाएगा। रजनी ये रात्रि का परासी शब्द है। और एक निशा भी हो जाएगा, निशा भी हो जाएगा। निशा साथ में तम्मी भी होगा, क्या होगा, तम्मी होगा। और निशी भी होगा। ये सभी आप लोगों को रात्रि का परिवाची शब्द है, तो इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है। और यामिनी ये भी आप लोगों को रात्रि का परिवाची शब्द है। और रात ये तो आप लोगों को पता है, ये क्षणदा और सरवरी ये सभी आप लोग को रात्रि का परिवाची शब्द है पूछेगा तो ये सभी में से कौन सा ऑप्शन में होगा ये आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनिए। इसमें देखना है सही विकल्प चुनना है। सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है बताइए तो सर्वज्ञ का अर्थ होता है बताइए सर्वज्ञ का अर्थ क्या होगा। तो सर्वज्ञ का अर्थ हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसे सब विषय में जानकारी हो, जिसको सब कुछ जानकारी हो उसे हम लोग कहते हैं सर्वज्ञ। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। इससे संबंधित और कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। सर्वव्याप्त किसे कहते हैं, तो सर्वव्याप्त कहते हैं जो सब जगह व्यापक हो। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा सर्वज्ञ, क्या हो जाएगा, सर्वव्याप्त। तो सभी याद करते चलिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन है इसका क्या अर्थ है, जो सर्वाधिक विस्तृत हो। सर्वाधिक विस्तृत का अर्थ क्या होगा, इसका देखिए और आगे और पूछेगा, जिसे सब विषय में जानकारी हो तो सर्वज्ञ हो गया, लेकिन जिसे बहुत भाषाओं का ज्ञान है, जिसे सब भाषाओं का ज्ञान है उसका अर्थ क्या होगा, तो बहुभाषी, क्या होगा, बहुभाषी। इसको याद रखिएगा, बहुभाषी। तो ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है। पता है कौन सा शब्द है, तो ये हो जाएगा आप लोग के लिए, ये हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विपरार्थक शब्द बताना है। क्या शब्द बताना है, तो विपरार्थक शब्द बताना है। देखिए अनुराग का विपरार्थक शब्द क्या होगा, तो अनुराग का विराग होगा, क्या होगा, अनुराग का विराग होगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। इससे और संबंधित क्वेश्चन पूछेगा कि आवश्यक क्या हो जाएगा, तो अनावश्यक, दुर्गम का हो जाएगा सुगम, गुण का दोष हो जाएगा अपमान का समान, जन्म का मृत्यु। ये सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो। अच्छा बोलता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग सुबकता। क्या कहते हैं, सुबकता। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसमें। पहले प्रश्न में दिए गए वाक्य के प्रथम अंतिम अंशों को 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इनके अलावा अंशों के 4 भागों में बांटकर यार अलावा की संज्ञा दी गई है। ये चारों भाग व्यवस्थित हैं को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्प से उचित क्रम चुनिए। बताइए उचित क्रम चुनना है इसमें। पहला देखिए इसमें कभी तय करना, ये देखिए सभी दिया गया है यार अलावा। इसको आप लोग सारी यात्रा यदि शब्द से शुरू होकर किताब खत्म होती है तो हुई हम तक आई। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन में देखिए और बताइए। तो ये हो जाएगा आप लोग के लिए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। पहले र, उसके बाद या, उसके बाद ल, उसके बाद व। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछ देगा तो क्या कहिएगा, सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। यही पूछ देगा कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, याद रखिएगा। उसके बाद इससे क्वेश्चन एक और पूछेगा, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एबी ल्यूएनहॉक ने किया था। इससे भी आप लोग याद रखिएगा। कोशिका से और क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं,
लॉजी कहते हैं कोशिका के अध्ययन को। तो इसको भी याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु जनित रोग है, इसमें देखना है वायु जनित रोग कौन है। तो वायु जनित रोग हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, तपेदिक हो जाएगा, डिप्थीलिया हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानो या ना मानो आपके खून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवर के खुरों और सींगों में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं, बताइए जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं कैरोटीन। क्या कहते हैं? कैरोटीन कहते हैं, जो नाखून और बाल में पाया जाता है। इससे अलावा और क्वेश्चन पूछेगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कैसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैसीन पाया जाता है। उसके अलावा और क्वेश्चन पूछेगा, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो प्रोथेम्बिन तथा फाइब्रोजिन होता है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद रक्त में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। और दाल में क्या होता है? दाल में होता है पेप्टिन होता है, पेप्टिन। तो जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोग से इससे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? अवशेषी अंग का उदाहरण पूछ रहा है, तो इनमें से बताइए कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसमें कान की मांसपेशियां। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थक्का होता है? बताइए किसके संचयन के कारण? तो ये होता है लैक्टिक एसिड के कारण। किसके? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवित सरल उत्तक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह क्या है? तो वह हो जाएगा कोलेनकाइमा। क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बताइए किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कोशिका रस से भरी रिक्तियाँ। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो डी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तनों का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है? बताइए कौन उत्तरदायी होता है? तो ये होता है पार्श्वप्रविभाजी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। पार्श्वप्रविभाजी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रयोग किया जाता है वाष्पीकरण। किसका? वाष्पीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? सबसे अधिक न्यूट्रॉन किसमें होते हैं? इसमें से देखना और बताना है न्यूट्रॉन सबसे अधिक किसमें होते हैं। तो सबसे ज़्यादा होते हैं Fe में होते हैं। किसमें होते हैं? तो Fe में होता है सबसे ज़्यादा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 46 नंबर, बुलेट प्रूफ स्किन गोली अभेद आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है प्रबलित ग्लास। किसका? प्रबलित ग्लास का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह है? बताइए क्या है वह? तो यह हो जाएगा, यह एक अधातु है। क्या है? यह एक अधातु है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। X का जगह क्या हो जाएगा? किस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है? तो ये हो जाएगा आप लोग को, यह हो जाएगा सल्फर। सल्फर एक अधातु है और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो ये हो जाएगा इसका 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा और 2p6 उसके बाद 3s2 और 3p4। तो सभी 16 तत्व इसमें हो जाएंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका उपयोग बता देते हैं हम। सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में होता है और रबड़ के वलीकरण में सल्फर का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगला देखिए 48 नंबर, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? बताइए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है इसमें
सेपरेटिंग फनल, किसका? सेपरेटिंग फनल का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। इसका पॉइंट देखिए, एसिटिन तथा जल का मिश्रण आसवन द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन यही पूछ देगा, एसिटिन तथा जल का मिश्रण किस द्वारा अलग किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है लगता है, नहीं केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता, तो सांद्रता का फॉर्मूला रखिए, आंसर आ जाएगा। तो बताइए सांद्रता का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सांद्रता का फॉर्मूला हो जाएगा घुलनशील पदार्थ बटा कुल विलयन इंटू 100। तो इस फॉर्मूला पर रखिए, सभी आप लोग को निकल जाएंगे। घुलनशील पदार्थ कितना है इसमें? तो घुलनशील पदार्थ हो जाएगा 50 ग्राम नमक में है, तो 50 हो जाएगा। उसके बाद 450 ग्राम पानी है, पानी कितना है? 450 ग्राम, और साथ में इसमें नमक भी है, तो नमक कितना हो जाएगा? ये कुल विलयन यानी दोनों को मिक्स करके बताना है, तो हो जाएगा 50, दोनों मिक्स है ये। उसके बाद इंटू में 100 है। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा इसको? तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 10%। कितना आएगा? 10% आएगा, 10% आएगा। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है? 50 नंबर, कर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो ये होता है एक जैविक जैव उर्वरक होता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला इसमें पॉइंट देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका है मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना। और वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो टटिया कहते हैं। इसका अन्य नाम है केचुआ खाद। इसका अन्य नाम क्या है? केचुआ खाद। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। देखिए इसमें वनस्पति विज्ञान से किससे संबंधित है? तो पौधा से। तो कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा? देखिए ये जिससे संबंधित होगा ये भी उसी से संबंधित होगा। देखिए ये जिससे संबंधित है इससे भी जिससे संबंधित है, वही वर्ड देखने इसमें कौन है? कीट विज्ञान से कौन संबंधित है इसमें? बताइए कौन संबंधित है? तो ये हो जाएगा इसमें, देखिए कौन हो जाएगा? कीड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? कीट विज्ञान से कीड़े संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। वनस्पति से पौधे सही है, ये इससे कीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीड़े। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 मित्र LMPQRST और भी केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। देखिए इसको फिगर से बनाना पड़ेगा। ये आप लोग को देखिए एक वृत्त हो गया। इसमें आप लोग कितने मित्र हैं? 5 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? LMPQRST भी, ये सभी मित्र हैं। तो इसको हम लोग मित्र को देखिए, एक यहाँ है एक यहाँ है। इसको हम लोग मान लेते हैं Q, इसको L, इसको T, इसको V, इसको M, इसको S, इसको R और इसको P। इसको P मान लेते हैं। और ये सभी केंद्र की ओर, केंद्र ये है, केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है? वृत्त के इर्द गिर्द बैठे LM के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा और LP के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा और R एवं S के एक दूसरे के बैठे हैं, तो उनमें से कौन L का निकटतम पड़ोसी नहीं है? QT के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो VS के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो V के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो बताइए कौन बैठा है? फिगर में देखिए और समझिए। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोगों को डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए कौन हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा V के बाएं से तीसरे स्थान पर R बैठा है। V के दाएं, V देखिए कहाँ है? तो V के दाएं से तीसरे स्थान पर R बैठा है। तो दाएं यहाँ से देखिए, यहाँ से दाएं हो जाएगा। और तीसरे स्थान पर देखिए 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो R बैठा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? B हो जाएगा।
इसको याद रखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको अगर बनाएगा फिगर से तभी समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सा अक्षर श्रृंखला दिए गए नियम का पालन करती है। देखिए क्वेश्चन है, श्रृंखला में संकलन अक्षरों के मध्य लुप्त अक्षरों की संख्याएं क्रमिक सम संख्याएं होगी। देखिए इसमें बताइए ऑप्शन में कौन हो जाएगा, बताइए कौन होगा इसमें। इसको भी आप लोगों को समझना पड़ेगा क्या क्या दिया गया है इसमें, तो क्वेश्चन छोड़ ही दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, छह दोस्त केंद्र की ओर, देखिए ये भी डायरेक्शन से क्वेश्चन है। छह दोस्त केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, तो दीपा, प्रकाश और पंकज के बीच में, प्रीति, मुकेश और ललित के बीच में, प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के विपरीत हैं, तो प्रकाश के दाएं ओर कौन बैठा है। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ से आप लोग दोस्त एक वृत्त बनाइएगा। कितने दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, 6 दोस्त का नाम लिख लीजिएगा और उसी तरह ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, बन जाएगा। एक क्वेश्चन बता दिए उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। केवल आंसर बताते हैं, इसको बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा दीपा। क्या आ जाएगा, दीपा। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। पीछे क्वेश्चन बताए हैं यही वाला, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बताना है, इसमें कौन होगा, बताइए कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना चालू की है, बताइए कौन सी योजना चालू की है। तो बिहार उद्यमी योजना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय बिस्नेबाज ने ISSF राइफल पिस्तौल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, बताइए किसने जीता है। तो ये जीता है इसमें सरबजोत सिंह। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है हरियाणा को। किसको, हरियाणा को। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। देखिए फिजिक्स क्वेश्चन आ गया, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बताइए कौन हो जाएगा। तो नरेंद्र सिंह कृपलानी। करेक्ट आंसर कपानी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। और ये ऑप्टिकल फाइबर किससे बना होता है, तो ये बना होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। और इनको नरेंद्र कपानी को कब नोबेल पुरस्कार मिला था, बताइए कब नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 2009 में। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। इस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये किस में उपयोग होता है, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये उपयोग होता है टेलीफोन में, इंटरनेट संचारण में और चिकित्सा के क्षेत्र में इत्यादि में सभी का उपयोग होता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1 ग्राम यूरेनियम लगभग कितने सामान्य ऊर्जा के उत्पादक करेगा, बताइए उत्पादन करेगा। तो ये करेगा 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला उत्पादन करेगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक परमाणु इकाई की क्रिस्टल बनने का अर्थ है, बनने का क्या अर्थ है, बताइए क्या अर्थ है, बताइए इसमें से क्या अर्थ हो जाएगा इसका। तो इसमें हो जाएगा एक परमाणु इकाई की क्रिस्टल बनने की क्या अर्थ है, तो ये है। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसका आप लोग कमेंट कीजिए आंसर इसका क्या होगा। इसका 61 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, तो 61 का आंसर कमेंट कीजिए, देखते हैं कितना लोग बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है, बताइए कौन बना है। तो ये बना है एम्स दिल्ली। कौन बना है, एम्स दिल्ली। करेक्ट आंसर सी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है, बताइए किस कंपनी ने। तो ये काम बंद कर दिया याहू कंपनी ने। कौन, याहू कंपनी अब नहीं चलता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है, ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है।
बताइए किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतर। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन अन्य न्याय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? बताइए कौन थी इसमें से? बताइए इनमें से कौन थी? तो ये हो जाएगी लीला सेठ। कौन? लीला सेठ। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा, भारत का पद है और महिला है, तो उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। तो ये क्वेश्चन तो दिया गया है, लेकिन अगला क्वेश्चन और पूछ सकता है, भारत का प्रथम महिला आईएएस कौन थे? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो हो जाएगी अन्ना जॉर्ज। कौन? अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज भारत की प्रथम महिला आईएएस है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा, भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन? तो राजकुमार अमृत कौर। राजकुमार अमृत कौर, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और पूछेगा कि भारत का प्रामी महिला प्रथम महिला आईपीएस कौन है? बताइए तो। यहाँ टाइपिंग स्पीड बहुत गलती हुआ है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, प्रथम होना चाहिए यहाँ। तो बताइए भारत का प्रथम महिला आईपीएस। देखिए क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला आईपीएस हो जाएगी भारत की किरण बेदी। कौन? किरण बेदी। अगला क्वेश्चन पूछेगा, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो मदर टेरेसा है। इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन है? बताइए कौन है? तो कर्मक मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो मीरा साहिब फातिम। तो इसको याद रखिएगा। तो सभी जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में जरूरी क्वेश्चन पूछने वाला है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? कौन नहीं है? बताइए कौन नहीं है इनमें से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, राज कपूर। भारत रत्न का स्थापना पूछ देगा तो क्या कहिएगा? तो स्थापना इसका पूछेगा भारत रत्न का, तो ये हुआ था 1954 ईस्वी को। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये पूछेगा कब दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, तो ये 26 जनवरी को दिया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर क्या कह रहा है? 68 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। अगला देखिए 67 नंबर पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम की शुरू किया है? बताइए किस प्रोग्राम का शुरू किया गया है? तो ये किया गया है ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन 68 नंबर देखिए, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए कौन सा कथन इनमें सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सदस्य होते हैं, ये सही नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना पूछ देगा। स्थापना ये कब हुआ था? तो ये हुआ था, इसको याद रखिएगा, 19 नवंबर 1998 को हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का स्थापना है। इसका मुख्यालय पूछेगा कहाँ है? तो मुख्यालय है मुंबई में, और इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो एस.एन. सुब्रमण्यम है, और यह त्रिस्तरीय संस्था है, यह शीर्ष सुरक्षा का निकाय होता है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 69 नंबर, धरातल के सर्वाधिक भाग में निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? बताइए किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टान का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चट्टान पूछेगा कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है, आग्नेय, अवसादी, जिसे हम लोग परतदार सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं, और एक होता है कायांतरित। ये आग्नेय जो होता है ये सबसे कठोर होता है,
और ये जो औषधि होता है सबसे अधिक भूप्रपट्टी में भूभाग में पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानवा घर कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एशिया को। किसको कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। करेक्ट आंसर से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मानव घर है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक बहुत हुआ है, मानव घर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से। तो विश्व का सबसे बड़ा महादेश तो एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, इसको याद रखिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महादेश में ही निवास करते हैं, तो इसको भी पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन सा जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कटमाई को। किसको? कटमाई को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर देखिए, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सबसे अधिक भूप्रपट्टी में कौन पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। पूछेगा कितना परसेंट पाया जाता है, तो इसको भी याद कर लीजिए, 46.80% पाया जाता है। इसको भी याद। इसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन। ये फर्स्ट स्थान पर पाया जाता है। ये सेकंड नंबर पर पाया जाता है सिलिकॉन, इसका परसेंटेज कितना होता है? तो 27.72% ये भी होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला इसके नीचे होता है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम में 8.13% पाया जाता है। एल्युमिनियम कितना परसेंट पाया जाता है? 8.13%। उसके बाद आता है लोहा जो कि 5% पाया जाता है। उसके बाद आता है कैल्शियम जो कि 3.63% पाया जाता है। उसके बाद आता है सोडियम पाया जाता है 2.83% पाया जाता है। उसके बाद आता है पोटेशियम जो कि 2.59% पाया जाता है। और उसके नीचे आता है मैग्नीशियम 2.09% पाया जाता है। तो ये सभी आप लोग याद करके रखिएगा, इस सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछता है, तो एक से ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं होती है? बताइए कौन नहीं होती है? तो ये नहीं होती, इसको याद रखिए। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ज्वालामुखी गतिविधि। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 73 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में विशिष्ट वायु द्रव्यमान की कौन सी विशेषता सही है? इसमें देखना है कौन सी विशेषता सही है। बताइए कौन सी विशेषता इसमें सही है। इसको आप लोग कमेंट कीजिए कौन सी सही है। इसको आप लोग आंसर का कमेंट कीजिए कौन सा सही है, इसमें बता रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है 75 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलान हेमनद से निकलती है? बताइए कौन सी नदी निकलती है। तो इसमें हो जाएगी गौरी गंगा। कौन? गौरी गंगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन और बनेंगे। देखिए नदी हो गया और उद्गम स्थल हिमालय का बताइए शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? तो हिमालय। राम गंगा का उद्गम स्थल हो जाएगा दूधतोली पहाड़ी। और गौरी गंगा का क्या हो जाएगा? कुमाऊं के मिलान। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। यमुना के उद्गम स्थल हो जाएंगे बंदरपुछ या फिर अमनोत्री। और गंगा का उद्गम स्थल गोमुख। कोसी का उद्गम स्थल हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। और सोन नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा अमरकंटक। और नर्मदा का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अमरकंटक। ये जितने भी बताए हैं इसको आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस आकार का महासागरीय कटक है। इस आकार का महासागरीय कटक है, तो ये हो जाएगा। इस बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मध्य अंटार्कटिक कटक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। इसका एक अन्य नाम भी होता है, इस आकार का अन्य नाम भी होता है अंध महासागर। क्या कहते हैं? अंध महासागर। यह सबसे व्यस्त महासागर होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु है, तो ये हो जाएगा इसका
न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा? तो न्यूनतम आयु हो जाएगा 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा लोकसभा का वर्तमान सदस्य कितना है? तो ये हो जाएगा 543। कितना है? 543 है। कुल अधिकतम सदस्य पूछेगा तो क्या कहिएगा? तो अधिकतम सदस्य हो जाएगा 550। तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन एक और बन सकता है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश की अधिकतम सदस्य कितने होती हैं? तो कितनी होती है? तो 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 81 में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा में राज्यों की सीट क्षेत्रफल के आधार पर बांटी गई। किसके आधार पर बांटी गई है? तो क्षेत्रफल के आधार पर बांटी गई है। इसका प्रथम अध्यक्ष पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष तो मावलकर। कौन? मावलकर। तो इसको याद रखिएगा। सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और पूछेगा कि लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने से पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। ये सही है, भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। बस अब कितना ही क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा इससे। इतना जितने भी पॉइंट बता रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिए और याद करते चलिए, क्योंकि इसी से आप लोग क्वेश्चन बनेंगे। अगला 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? बताइए कौन करता है? तो ये करता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो इसको याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति पूछेगा तो ये किस में है? तो ये अनुच्छेद आप लोग को 52 में है। राष्ट्रपति के किस में है? अनुच्छेद 52 में। तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद पूछेगा 52 से 61 में, तो ये राष्ट्रपति से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और इसको राष्ट्रपति बनने के लिए भारत की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किया जा सकता है? बताइए किनके आधार पर। तो इसको आप लोग कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। अगला 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या है। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितना है? तो ये हो जाएगा 40। कितना है? 40। यहाँ से क्वेश्चन और पूछेगा बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो लोकसभा 40 हो जाएगा। यही क्वेश्चन है, संसदीय यानी लोकसभा। अगला देखिए राज्यसभा का पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 16। राज्यसभा का 16 और विधानसभा 243। विधानसभा 243 और विधान परिषद 75। ये सभी सीटें हैं। इसे याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से है? बताइए कहाँ से है? तो ये हो जाएगा कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, जैसे कि भारतीय संविधान का स्रोत हो जाएंगे और संबंधित देश हो जाएंगे। तो मौलिक अधिकार किस देश से संबंधित है? देखिए सभी क्वेश्चन जितने बता रहे हैं, जितने पॉइंट बता रहे हैं, इसको आप लोग याद करते चलिए, क्योंकि एग्जाम में सभी छपने वाला प्रश्न है। बताइए मौलिक अधिकार ये किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है अमेरिका से। किससे? अमेरिका से संबंधित है। और नीति निर्देशक तत्व ये किससे संबंधित है? तो ये आयरलैंड देश से संबंधित है। अगला है केंद्र राज्य संबंध, ये कनाडा देश से संबंधित है। और अगला उद्देशिका ये किससे संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछेगा न्यायिक पुनरीक्षण, तो ये संबंधित है अमेरिका से। अगला है संघीय व्यवस्था, तो ये कनाडा से संबंधित है। अगला पूछ देगा समवर्ती सूची, तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अगला पूछेगा संसदीय प्रणाली, तो ये ब्रिटेन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपात उपबंध, तो ये जर्मनी से संबंधित है। ये जितने भी पॉइंट बता रहे हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, याद करते चलिए। इससे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे बनेंगे, तो इसको आप लोग याद करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसका क्वेश्चन और पूछेगा कि अनुसूची पूछ देगा और संबंध पूछ देगा। तो प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? तो राज्य एवं राज्य के क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो वेतन संबंध से संबंधित है, वेतन उपबंध से।
तीसरा अनुसूची पूछेगा ये किससे संबंधित है, तो इसमें आप लोग बताया गया शपथ प्रारूप के बारे में बताया गया है। अगला पूछ देखो चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है, तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन करना बताया गया है। अगला पूछ देगा पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया अनुसूचित जनजाति का प्रशासन तथा नियंत्रण। अगला छठवीं में पूछ देगा, तो इसमें असम, यही क्वेश्चन पूछा था, इसमें आप लोगों को असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के एससी तथा एसटी प्रशासन का नियंत्रण है। अगला देखिए इसमें 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, तो विधायी शक्ति का विभाजन, और 8वीं में भाषा के बारे में बताया गया है, और 10वीं में दल बदल निर्देश के बारे में बताया गया है। तो जितने भी पॉइंट बताए हैं, जितने भी अनुच्छेद बताए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संयुक्त सूची किसके संविधान से ली गई है, बताइए किसके संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। देखिए पीछे ही क्वेश्चन बताए हैं, वही क्वेश्चन पूछ दिया, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। देखिए पॉइंट बताए तो पीछे वाला, उसको अगर सुने होंगे तो आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने उच्च न्यायालय का एक से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर पर अधिकार क्षेत्र हैं, बताइए कितने हैं, तो ये हो जाएंगे 3। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। पूछेगा कुल उच्च न्यायालय कितना है, तो 25 है, तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछेगा उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 16 को ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के डैश डैश के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, बताइए किसके अंतर्गत आता है, ये आता है अनुच्छेद 19(1), करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। साथ में आप लोग को इससे संबंधित और प्रश्न देख लीजिए। पूछेगा क्वेश्चन कि अनुच्छेद 24 में ये किससे संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 24 ये आप लोग को कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिरोध लगाने का इसमें बताया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला देखिए अनुच्छेद 14, इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है विधि के समक्ष समानता, इसमें बताया गया है विधि के समक्ष समानता बताया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं संरक्षण, तो ये बताया गया है। और ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया था 19(1) वाला, अनुच्छेद 19(1) वाला, तो इसमें आप लोगों को भारत की कही जाने वाली अधिकार के बारे में बताया गया है। और इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। बस इतना ही क्वेश्चन रहने दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के नियम प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है, किसमें है, तो ये सम्मिलित है अनुच्छेद 21 में। किसमें, अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 16 ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है धार्मिक मामले में प्रतिबंध की स्वतंत्रता। सॉरी ये नहीं होगा, गलत हो गया, ये हो जाएगा आप लोग के लिए 26। 16 में बताया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, किसमें, लोक नियोजन में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 11 में बताया गया है नागरिकता से संबंधित, इसमें बताया गया है। और 26 में तो बताए हैं वही हो गया धार्मिक मामले में प्रतिबंध स्वतंत्रता, ये आप लोगों को अनुच्छेद 26 में बताया गया है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के नियम का प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है, तो यह अनुच्छेद 21 में है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय समान है, राष्ट्रीय आय किससे समान है, तो ये समान है कारक मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर तो सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना, बताइए किसके द्वारा चुना गया है, तो ये चुना गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। तो इसको याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था
मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ जान लीजिए कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसे निजी तथा सरकारी दोनों का योगदान हो, उसे ही हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को नेहरू के नेतृत्व में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। किसके नेतृत्व में? तो इसको याद रखिएगा, नेहरू के नेतृत्व में अपनाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक पूछ देगा तो यह बताइएगा जॉन मेनार्ड केस ने। ये आप लोगों को मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक है। तो क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में राजस्व के दो स्रोत होते हैं, कर राजस्व स्रोत और गैर राजस्व स्रोत। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय के लाभ पहुंच जाता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI का एक घटक नहीं है? बताइए HDI का एक घटक इसमें से कौन नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य और पोषण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 92 नंबर। यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा। देखिए, मानव विकास सूचकांक का ये आप लोग को 1990 से रिपोर्ट जारी करता है और 2022 में भारत का स्थान 132 था, जो कि कुल स्थान हो गया 191। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा मानव विकास सूचकांक के घटक पूछेगा, तो घटक हो जाएंगे प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, उसके बाद सकल नामकरण दर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली है। सभी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ये आ रहा है, तो इसका हो जाएगा मिश्रित बैंकिंग। क्या हो जाएगा? मिश्रित बैंकिंग। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कृषि मूल्य समर्थक कार्यक्रम का एक उदाहरण है? बताइए कौन एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा पाइस फ्लोर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? बताइए कौन आता है? कौन आता है इसमें? तो इसमें आता है सी नंबर आता है। पहला रक्षा व्यय, उसके बाद दूसरा ब्याज भुगतान, तीसरा वेतन और पेंशन, और चौथा सब्सिडी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लिया गया है मैथ से। 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि उनके मूल्य से 50% वृद्धि करने पर कितना समय लगेगा? देखिए साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग बनाना पड़ेगा इसको। माना कि मूलधन कितना है? मूलधन दे दिया गया है 100 रुपया। कितना? 100 रुपया मान लेते हैं। उसके बाद ब्याज दे दिया गया 50 रुपया। कितना? 50 रुपया ब्याज, ये ब्याज है। उसके बाद दर कितना है? 5%। दर 5%। सिंपली समय का फॉर्मूला रखिए और कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग करते हैं, तो समय = हो जाएगा ब्याज इंटू 100 बटा हो जाएगा मूलधन गुणे दर, मूलधन इंटू दर। तो इसको याद रखिएगा। इस पर सिंपली रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 100 बटा 100 इंटू 50, 100 इंटू 5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष। 10 वर्ष आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका देखिए 10 वर्ष है कि नहीं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 96 नंबर। पी और क्यू की औसत मासिक आय 5,500 रुपये है, तो क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 रुपये है, और पी
पी एवं आर की औसत मासिक आय 5200 रुपया है, तो पी की मासिक आय क्या होगा? तो देखिए इसको बनाना पड़ेगा। तो कितना कितना दिया गया है इसमें, P प्लस क्यू इजकल टू दिया गया है 550। तो इसको सभी को हम लोग 2 से गुना कर लेंगे। किससे? 2 से, क्योंकि दो दो लोग हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5050 रुपया। तो ये हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10,100। कितना? 10,100। इसी तरह सभी का कर लीजिए, इसको कर लें, उसके बाद करते हैं Q प्लस आर का। Q प्लस आर में इसको भी 2 से गुना करना है। तो इसका कितना है? 6250 रुपया है। 6250 रुपया, उसको गुना करेंगे तो ये आएगा 12,500। कितना? 12,500 आएगा। इसी प्रकार P प्लस आर का भी गुना कर लेते हैं। P प्लस आर का भी गुना कर लेते हैं। ये भी 2 से गुना करेंगे। ये कितना था? तो ये था 5200 था। तो इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 10,400 रुपया। तो ये सभी हम लोग निकाल लिए हैं। अब इसको केवल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तब सभी को 2 से एक बार कर लेते हैं, तीनों को मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि देखिए 2 इंटू 2 कमन ले लेते हैं, 2 कमन, तो P प्लस बच गया, Q बच गया, प्लस R बच गया। तो ये सभी का कितना हो जाएगा? तो सभी का कितना हुआ था? तीनों जोड़ दीजिए, तीनों जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 33,000 हो जाएगा। कितना? 33,000। तो तीनों जोड़ दीजिए। तो इसमें देखिए, इसको आप लोग देखिए, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। P प्लस Q प्लस R, ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा। तो ये 33,000 हो जाएगा। 33,000 बटा 2, 33,000 बटा 2, तो इसको कटाइएगा तो आएगा, ये आएगा, ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिए तो 16,500 आएगा। कितना? 16,500 आएगा। तो इसको याद रखिएगा। और P की मासिक आय निकालना है तो P में से घटा दीजिए। P का कितना हुआ था? तो P में से घटा दीजिए। तो 16,500 में से, 16,500 में से कितना घटा दीजिए? 12,500। आंसर आ जाएगा। तो बचेगा 4,000। कितना बचेगा? 4,000। तो देखिए ऑप्शन में है कि नहीं 4,000, 4,000 दिया गया है, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समानांतर प्रगति श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 9 है एवं उनका गुणनफल 24 है, तो वे संख्याएं क्या होगी? बताइए वे संख्याएं क्या होगी? तो इसको भी बनाना पड़ेगा। माना कि समानांतर श्रेणी की 3 लगातार पद हम लोग मान लेते हैं। जैसे कि अल्फा मान लेते हैं, अल्फा के साथ अल्फा माइनस बीटा मान लेते हैं, उसके साथ अल्फा प्लस बीटा भी मान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा दोनों मान लिए, दोनों हम लोग मान लिए। अब इसको देखिए आगे प्रश्न के अनुसार, तो तीनों का योग के बराबर कितना है? तो 9 है। तीनों अल्फा है, अल्फा माइनस बीटा है, तीनों को योग के बराबर कितना है? तो 9 है। तो देखिए हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आप लोगों को कट जाएगा, ये प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा। तो ये बच गया 3 अल्फा इजकल टू 9। कितना बच गया? 3 अल्फा इजकल टू 9। तो इसमें अल्फा का मान 3, अल्फा का मान 3 रखिए तो आंसर आ जाएगा अल्फा इजकल टू 3। तो रख दीजिए 3 3 का 9, तो 9 इजकल टू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसको देखिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। आगे इसका कैलकुलेशन देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू ये बच गया अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना था? 24 था। 24 दिया गया है। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3। अल्फा का मान 3 माने हम लोग बराबर 24 हो जाएगा। तो ये गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो अब शीर्ष संख्या कितना हो जाएंगे? तो 3 2 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 2 4। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 2 4 किस में है? 3 2 4 दिया गया है, 2 4 3 किस में दिया गया है? 2 4 3। देखिए इसमें है ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन बहुत ही डाल दिया गया है इसमें।
अगला देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 36 रुपये में बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है और वस्तु को 3150 रुपये में बेचने पर उसे कितना लाभ होता है। बताइए कितना लाभ होता है, इसको भी बनाना ही पड़ेगा। बताइए कितना लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए पहले। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, कितना दिया गया है, 3600 दिया गया है, बट्टा कितना है, तो लाभ होता है। तो लाभ मतलब क्या हुआ, मतलब 100 में जोड़ा जाएगा तो ये 120 हो जाएगा। हानि होगा तो 100 में से घटाएंगे और लाभ होगा तो 100 में से जोड़ देंगे। तो इसको याद रखिएगा। तो 120% ये हो गया। तो उसके बाद इंटू 100, क्योंकि परसेंट है तो 100 तो लगता है। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा 3000। तो एक हम लोग निकाल लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य, साथ में आप लोग वस्तु का विक्रय मूल्य भी निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको आप लोग देखिए, विक्रय मूल्य तो सीधे दिया गया है। विक्रय मूल्य कितना है, 3150 रुपया है, ये दिया गया है। तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ बराबर 150 रुपये, कितना, 150 रुपये, लाभ 150 रुपये। तो लाभ 150। तो आगे हम लोग लाभ परसेंट निकालते हैं, परसेंट का लाभ निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 150 इंटू 100 बाटा 3000। 3000 निकाले था हम लोग, इसका 5% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है, तो 5% निकालना है, 5%। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5% आएगा। कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5% आएगा। तो देखिए ऑप्शन में है कहीं 5%, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुक्रम 56, 72, 90, 110, 132, 154 की संख्याएं एवं पैटर्न बनाती है, उनमें से कौन सी संख्या पैटर्न में अनुप्रयुक्त है। बताइए, तो अनुप्रयुक्त है, इनमें देखना है कौन अनुपयुक्त है। इसमें 54 अनुपयुक्त है। कौन अनुपयुक्त है, तो 54 अनुपयुक्त है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 154 अनुपयुक्त है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ है, इसको आप लोग देखिएगा तो इसमें आप लोगों को +16 इसमें जोड़ा गया है, साथ में इसको भी ये +18, दो को बढ़ा जा रहा है। इसमें आप लोगों को ये 18 हुआ, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 22। तो ये 22 नहीं होगा, ये होना चाहिए 24। तो यही अनुप्रयुक्त है, 24 होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका देखिए डी हो जाएगा, क्योंकि ये यही गलत है। ये आप लोग को 16 जोड़ा गया है तो 72 आया, फिर 18 जोड़ा गया तब 90 आएगा, फिर 20 जोड़ा जाएगा तब 110 आएगा, और 22 जोड़ा जाएगा तो 32 आएगा, तो 24 जोड़ा जाएगा तब ना 154 आएगा। तो ये 22 से जोड़ के 154 ला दिया गया है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 100 नंबर, द्विघात समीकरण x + 1/x = 3 x नहीं है 0 के मूल है। देखिए इसका मूल निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको जानते होंगे, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा x² + 1 हो जाएगा = 3x। तो ये हो जाएगा x² माइनस, इसको प्लस में तो माइनस में 3x ले लेंगे, +1 = 0। तो एक समीकरण बन गया, इसको आप लोग सिंपली रख दीजिए। तो फॉर्मूला में रखिए, तो x फॉर्मूला देखिए -1 - 3, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है, इस पर रख देना है। +-1 इंटू -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 बटा 2a 2 इंटू 1। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो दो जगह करना पड़ेगा, एक बार प्लस में करना पड़ेगा, एक बार माइनस में करना पड़ेगा। तो इसको कीजिएगा कैलकुलेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा, एक बार आएगा 3 + √5/2 और एक बार आएगा 3 - √5/2। तो ये 2 आ गया है। देखिए ऑप्शन में किस में है, तो ऑप्शन सी में देखिए सभी है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए। ये जो आप लोगों को 14/5/2023 का जो मद्य निषेध का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, इसका हम लोग 100 क्वेश्चन का एकदम डीपली में डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसके साथ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए,
साथ में आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और साथ में आप लोग को इस चैनल पर बिहार पुलिस के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो उसको आप लोग जोड़िए उसमें और आप लोग देखते रहिए। साथ में आप लोग को बिहार एसआई का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो उसको आप लोग देखते भी रहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब साथ में आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी चलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन भी चलेगा, सभी आप लोग को साथ में ही चलेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। 1 माह लगभग है, 1 माह से भी कम है। दिसंबर में आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।